subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of glucocorticoids, leukotrienes antagonist, anti-IgE antibody and the mast cell stabilizer, and these are the anti-asthmatic drugs. मीन्स आज वीडियो में हम बात करेंगे एंटी अस्मेटिक ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी जो मेन ड्रग थे आपके एंटी अस्मेटिक्स के, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हो, एंटीकोनर्जिक ड्रग हो या फिर मिथाइलजेंथिन ड्रग हो, उनके डिटेल फार्माकोलॉजी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उन टॉपिक से बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आज जो टॉपिक हैं हम बात करेंगे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा। इससे आपके बेसिकली जो जीपेट नापर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So anti-asthmatic drugs means the drugs which are used in the treatment of asthma is known as the anti-asthmatic drugs। तो बात करें हम लोग एंटी अस्मेटिक ड्रग्स की या अस्थमा के थेरेपी की मेन टारगेट्स की या गोल की, तो दो मेजर गोल होते हैं। एक होता है ब्रोंकोडायलेशन, जिसमें हम ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं। मीन्स क्योंकि आपको जो अस्थमा है एक तरीके से क्रोनिक इन्फ्लामेटरी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकल ट्रेकियोब्रोंकल ट्री डिसीज है। मतलब इसमें एयरवे जो आपका मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, म्यूकसल इडिमा होता है। उनकी वजह से जो है आपका जो रेस्पिरेशन है प्रॉपरली नहीं हो पाता, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो उसके अगेंस्ट में हम जो है हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देंगे और हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ठीक ठाक कर सके। लेकिन जो अस्थमा है क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, वो मीन्स कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लामेशन और इम्यूनजेनिक रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं हम इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, ताकि जिसकी वजह से आपका अस्थमा हो रहा है, जिस इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स की वजह से, इस इन्फ्लामेशन से आपका अस्थमा का जो प्रोग्रेसिवनेस है वो बढ़ रहा है, वो कम हो सके। तो बात करते हैं उसके रिस्पेक्टिव ड्रग की बात करें तो उनमें जो मेन ड्रग है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बेसिकली एक तरीके से हार्मोन ड्रग है, हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये बेसिकली जो मेन इसका जो मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में, वो आपके जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर बात करें प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट्स की हो या फिर आपके लिपिड्स की हो, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एक तरीके से पोटेंट इम्यून सप्रेसेंट ड्रग के रूप में या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में भी हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो उनमें से एक है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, जिसमें आपके हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, साइटोकाइन्स हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ये सब आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी पाथवे के थ्रू इंड्यूस होकर रिलीज होते हैं हमारे मास्ट सेल से, मैक्रोफेजेस से, इओसिनोफिल से, न्यूट्रोफिल से। तो उन पाथवेज को कंट्रोल करता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में आपके एंटी अस्मेटिक ड्रग्स के, जिसमें हमने बात किया था इकोसोनाइड्स पाथवे को लेकर। तो जो इकोसोनाइड्स हैं जिसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थम्ब्रोक्सिन है, पीएफ है या फिर आपके ल्यूकोट्राइन्स हैं, वो कैसे बनते हैं? वो कहीं ना कहीं हमारे फास्फोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन में होते हैं, फास्फोलिपिड्स, उसके डैमेज से बनते हैं आपके एराकिडोनिक एसिड, जिनमें फास्फोलाइपेस A2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो ये आपके फास्फोलाइपेस A2 जिससे बनेगा एराकिडोनिक एसिड, ये फिर फर्दर आपके कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स कन्वर्ट्स करते हैं, जो कि हमारे लिए या इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, और हमारे जो ब्रोंकस की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और एक तरीके से अस्मेटिक अटैक आना शुरू होता है। तो ये बेसिक पाथवे है आपका इन्फ्लामेशन का, जिसको आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो रोकता है। बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट द फास्फोलाइपेस A2 एंजाइम एंड एज वेल एज इट में आल्सो रिड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी इनहिबिट करता है और आपके जो फास्फोलाइपेस A2 पाथवे है उसको भी इनहिबिट करता है। तो उनमें बेसिकली दो जो मेन ड्रग हैं दो क्लास के, वो है आपका सिस्टमिक रूट और आपका ICS मीन्स इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सिस्टमिक रूट मतलब सिस्टमिक ड्रग, मतलब हम इसको सिस्टमिक रूट से दे सकते हैं। उनमें से बेसिकली आते हैं ड्रग हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन और आपके प्रेडनिसोलोन। ये जो ड्रग हैं बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिस्टमिक रूट से, और खासकर इसको हम यूज़ करते हैं सीवियर अस्थमा और स्टेटस अस्थमा के अगेंस्ट में और सीओपीडी के अगेंस्ट में। ठीक है, हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है आपके अस्थमेटिक अटैक को लेकर, जिसमें हम यूज़ करते हैं ब्लेक्लोमिथासोन, ब्यूटेसोनाइड्स, फ्लूटिकासोन्स, जिसको हम
मीटर डोज इनहेलर या फिर ड्राई पाउडर इनहेलर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो ड्रग हैं बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग एलोंग विद द बीटा-2 एगोनिस्ट अगेंस्ट द अस्थमा एंड सीओपीडी, क्योंकि ये जो ड्रग हैं एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी है और जो बीटा-2 एगोनिस्ट हैं एक तरीके से ब्रोंकोडायलेटर्स है, तो दोनों का इफेक्ट्स जो हैं इन्हेंस हो जाता है। अल्टीमेटली जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो इसके इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं, इनकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसको इन्हेंस करते हैं, क्योंकि हम अगर लॉन्ग टर्म पे हाई डोज पे अगर बीटा-2 एगोनिस्ट लें तो हमको सीवियर डिसऑर्डर्स या सीवियर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे जो फॉर्मुलेशन है हम यूज़ करते हैं, और ये आपने देखा होगा आपके जो ऑस्मोटिक पंप्स हैं उनमें। तो बेसिकली इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दे इनहिबिट द इन्फ्लामेटरी पाथवेज एंड रिलीजिंग ऑफ साइटोकाइंस एंड लिकोट्राइंस एंड एक्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लामेटरी पाथवेज को कम करते हैं, और जिन इन्फ्लामेटरी सेल्स से, आपके मास सेल से जो भी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे साइटोकाइंस हो गया, लिकोट्राइंस हो गया, आपके हिस्टामिन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, उनकी रिलीजिंग को कम करते हैं। अल्टीमेटली एक तरीके से दे इनहिबिट द ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, म्यूकोसल एडिमा, म्यूकोसल हाइपरप्लेसिया, म्यूकोसल सिक्रेशन एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इनको कम करता है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी पाथवे बढ़ने से ये जो चीज़ें हैं आपके एयरवे में प्रोड्यूस होती हैं उनको ये रिड्यूस करता है, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ कम टू द लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, क्योंकि आपके जो लिकोट्राइंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मेडिएटर्स हैं जो कि अस्थमा के लिए रिस्पॉन्स है। जो भी सिस्टेनाइल लिकोट्राइंस हैं, सिस्टेनाइल लिकोट्राइंस हैं जिसमें आपके LT-C4, D4, E4 ये सब आते हैं, और एक होता है LT-B4। LT-B4 बेसिकली आपके नॉन सिस्टेनाइल लिकोट्राइंस हैं जो कि आपके कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी इन्वॉल्व होता है हमारे इन्फ्लामेशन में, हमारे अस्थमा में। लेकिन जो आपके लिकोट्राइंस एंटागोनिस्ट हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टेनाइल लिकोट्राइंस की, जिसका ये एक तरीके से जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, मीन्स जेफेलुकास्ट एंड मोन्टेलुकास्ट बोथ आर द लिकोट्राइंस एंटागोनिस्ट, एंड दीज ड्रग्स बेसिकली ब्लॉक द सिस्टेनाइल लिकोट्राइन 1 receptor, and this receptor may enhance the bronchoconstriction, airway mucosal secretion, increased vascular permeability and eosinophilic recruitment। तो ये जो सिस्टेनाइल लिकोट्राइंस हैं वो इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप करते हैं, और बाइंड होने के बाद इनको एक्टिवेट करने के बाद आपका जो भी हार्मफुल रिस्पॉन्स हैं उसको एक्सरबेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम मोन्टेलुकास्ट, जेफेलुकास्ट का यूज़ करते हैं ताकि ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए और इनसे जो इफेक्ट आने वाला है वो इनहिबिट हो जाए। मीन्स दिस ड्रग इनहिबिट द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एयरवे मसल सिक्रेशन, इंक्रीज्ड एयरवे परमेबिलिटी, इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट, इनको ये कम करता है और ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स में, ऑस्मोटिक के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है। एंड बेसिकली दीज ड्रग्स बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रोफाइलिसिस फॉर मिल्ड टू मॉडरेट अस्थमा एज अल्टरनेटिव टू ICS। इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते होंगे। आपके जो कॉम्बिनेशन आते हैं मोन्टेलुकास्ट प्लस लियोसिट्राजिन, ये बेसिकली हम जो नॉर्मल कफ हो गया या एलर्जिक कफ हो गया तो उनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ड्रग और है इसी क्लास का, वो है आपका जियोल्यूटोन। जियोल्यूटोन बेसिकली जो आपका लॉक्स है 5-लिपोऑक्सीजनेस एंजाइम, लॉक्स इनहिबिटर है, यही आपके 5-लिपोऑक्सीजनेस एंजाइम के थ्रू ही लिकोट्राइंस बनते हैं। तो ये एक तरीके से सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ये आपके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। These are the basic things about the licotrines antagonist. Now come to the mast cell stabilizer. नाम से ही है mast cell stabilizer, means this drug stabilize the mast cells and release their mediators। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो आपके ड्रग हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और आपके हिटोटिफेन, एक तरीके से जो मास्ट सेल्स हैं, जो बेसिक आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे सेल्स हैं जिससे आपके इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, खासकर बात करें हिस्टामिन की, वो रिलीज होते हैं, वो कम करते हैं। तो ये जो एक तरीके से ये जो ड्रग हैं इन मास्ट सेल्स हो या इंफ्लेमेटरी सेल्स हो, उनमें प्रेजेंस जो आपके क्लोराइड आयंस हैं उनको इन्हेंस करके उस सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे जो है एक तरीके से इनसे जो रिलीज़ होने वाला मेडिएटर्स हैं, आपके लिकोट्राइंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, PF हैं, हिस्टामिन्स हैं, ये सब रिलीजिंग कम होते हैं, और रिलीजिंग कम होंगे तो आपको जो ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स हैं वो भी अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट यूज्ड इन द ड्यूरिंग अटैक, क्योंकि ये जो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, ये ब्रोंकस को डायलेट नहीं करते हैं डायरेक्टली। एक तरीके से ये हिस्टामिन इनके जो आपके मेडिएटर्स के रिलीज को कम करते हैं। इसी जब अटैक आता है मतलब वो मेडिएटर अपना काम कर चुका है, इसलिए अटैक आया। इसलिए अटैक के दौरान हम यूज़ नहीं करते, अटैक के दौरान हम बेसिकली यूज़ करते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स, ताकि ब्रोंकस डायलेट हो सके। ओके, एंड दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द एरोसोल थ्रू द MDI, मीन्स मीटर डोज इनहेलर।
क्योंकि ये ड्रग बहुत ही पोरली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे जीआई पार्ट से, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ओरल रूट से नहीं देते हैं, हम इसको एरोसोल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं मीटर्ड डोज इनहलर के रूप में। और जब भी हम इनहलर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम आएंगे। इसलिए हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ड्रग हैं मेनली वो या तो इनहलर हैं या फिर पोरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम शो करेगा। एंड दैट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसको हम आई ड्रॉप में भी हम यूज़ करते हैं। तो जितना जहाँ पर भी मास सेल्स हैं, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं और उनसे हार्मफुल इफेक्ट होगा, उनको रोकने के लिए हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द एंटी आईजी एंटीबॉडी, मीन्स आईजीई के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ड्रग है आपका ओमालीजुमाब, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एंड दिस इज द ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द आईजीई एंड दैट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द एससी। क्योंकि ये हार्मोनल ड्रग हैं, ये एक तरह से एंटीबॉडीज़ हैं, तो एक तरह से हम इसको एससी रूट से जो वैक्सीनेशन है उसी रूट से हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि सिस्टम रिलीज में ताकि हमारे ब्लड सिस्टम में पहुँचे, अपना इफेक्ट शो करे। ये बेसिकली जो भी ब्लड में आपके आईजीई है, जो सर्कुलेटिंग फ्री आईजीई है, उनको जाके न्यूट्रलाइज करता है और उनको बाइंड होने से रोकता है हमारे मास सेल्स या फिर जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनमें। जो कुछ बच जाते हैं वो तो आपके बाइंड होंगे, रिस्पॉन्स देंगे ही, लेकिन मोरोवर जो है बहुत सारे जो एंटी आईजीई है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इफेक्ट जो है कम आता है। सो दैट इज नॉन बेनिफिट अगेंस्ट द नॉन एलर्जिक अस्थमा। मतलब इनमें अस्थमा इन केस में, इस ड्रग के केस में हमको ये जानना जरूरी है कि उनको एलर्जी के थ्रू ही अस्थमा हो, क्योंकि ये एंटी आईजीई एंटीबॉडी से, मीन्स आईजीई का होना बहुत ज़रूरी है। एलर्जिक कंडीशन में ही आईजीई का रोल होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा में आईजीई का रोल नहीं होता। तो नॉन एलर्जिक अस्थमा में हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको एलर्जिक अस्थमा में ही यूज़ करते हैं। एंड दैट इज न्यूट्रलाइज द फ्री सर्कुलेटरी आईजीई, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड दे रिड्यूस द एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेरॉइड्स। तो बेसिकली ये जो सीवियरिटी है अस्थमा की, उसके प्रोग्रेशन को कम करता है। उसके अलावा जो भी स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक तरीके से थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा ड्रग नहीं है, हमारे पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए हम इसके केस में हम जब हम ड्रग ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस कम हो जाते हैं और हमको जो हैं आपके स्टेरॉइड्स को लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। एंड बेसिकली जो, क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली होने की वजह से इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। इसको देयरफॉर दे रिजर्व फॉर द रेजिस्टेंट अस्थमा पेशेंट। जिन पेशेंट में आपके बाकी ड्रग्स काम नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम इस ड्रग को रिजर्व रखते हैं ताकि इनसे हम उनका इफेक्ट ले सकें। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द सम एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.